सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा और आपका चैनल है विश्वनाथ आनंद हिंदी साहित्य। इस चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाषा विज्ञान पर बात करेंगे, जिसे मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। मैंने पढ़ाया कि भाषा क्या होता है, भाषा के संबंध में विद्वानों की मान्यताएं, भाषा के कितने स्वरूप होते हैं, उसको किस किस आधार पर बांटा गया है, और विश्व की भाषा के कितने हैं, और हमारी भारतीय भाषा कैसे कैसे आए। तो हम सभी जानते हैं क्या, हमारे भारतीय भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत है, और संस्कृत से ही सभी भाषाएं का निर्माण हुआ है। संस्कृत से आए कौन सा भाषा? तो पाली हुआ, फिर प्राकृत हुआ, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर अपभ्रंश से हिंदी के स्वरूप में बदले हैं। तो संस्कृत के बारे में मैंने पढ़ा दिया है और आप लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे, अगर डाउट हो तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भाषा, जिसको भारतीय भाषा को मूल रूप से 3 भाग में बांटते हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत आ जाते हैं। संस्कृत के 2 रूप मिलते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन आर्य भाषा, उसमें आते हैं 3 भाषा आते हैं: पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली बौद्धों की भाषा कहा जाता है, प्राकृत जैनों की भाषा कहा जाता है, और अपभ्रंश जो है उसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। और उसके बाद जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो हिंदी के स्वरूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा होता क्या, तो देख लेते हैं। इनके विद्वानों के संबंध में माने क्या। पाली का अर्थ क्या होता है? बुद्ध वचन। क्या होता है पाली का अर्थ? बुद्ध वचन होता है। ध्यान दीजिए, पाली का अर्थ बुद्ध वचन। अगर इस भाषा को क्या कहा जाता है? बुद्ध की भाषा भी कहा जाता है। कहता है कि पाली का अर्थ बुद्ध वचन होने से शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों में प्रयुक्त हुआ है। किस ग्रंथ में हुआ है? मूल रूप से त्रिपिटक ग्रंथ में हुआ है, जो किसका ग्रंथ है? बौद्ध का ग्रंथ है। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई। त्रिपिटक की संख्या कितनी है? 3 है: सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। कितने हैं? 3 हैं: सूत, विनय और अभिधम पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से सम्राट अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र ने त्रिपिटिका के साथ लंका गए थे। कौन सा ग्रंथ के साथ लंका गए थे? त्रिपिटिका ग्रंथ के साथ लंका गए थे। तो आपको यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि बौद्ध के 3 ग्रंथ कौन कौन है: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अभी जानकारी के लिए ये भी रखे कि बौद्ध के अशोक के पुत्र कौन थे? महेंद्र जो थे, कुमार महेंद्र जो त्रिपिटिका ग्रंथ लेकर के आ गए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से कहाँ गए थे? श्रीलंका गए थे। वहां लंका नरेश वटगामनी कौन थे? वटगामनी, जो ईसा पूर्व 291 के संरक्षण में थेरवाद के त्रिपिटक, बौद्धों के उपदेश का संग्रह, लिपि बद्ध हुआ। पाली भाषा का प्रथम देश भाषा, माने पाली भाषा को भारत का प्रथम देश भाषा कहा गया। पाली भाषा को क्या कहा गया? भारत का प्रथम देश भाषा कहा गया। किस आधार पर? बौद्ध ग्रंथ के आधार पर कहा गया। तो आगे चले, देखते हैं। सूत पिटक के संबंध में कहते हैं, सूत पिटक साधारण बातचीत ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेश के संग्रह। सूत पिटक कैसा है? साधारण, उस समय जो बौद्धकालीन समय में साधारण बातचीत, जैसे हम लोग आजकल बात करते हैं सामान्य रूप से, साधारण बातचीत करने का ढंग जो है सूत पिटक, साधारण बातचीत का ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेश को क्या बोलते हैं? सूत पिटक। क्या कहेगा? सूत पिटक। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं, जैसे दिग् निकाय। कौन आते हैं? दिग् निकाय, मच्छि निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय। सिर्फ आपको यहाँ याद रखना है कि सूत पिटक के अंतर्गत कितने निकाय आते हैं? तो 5 निकाय आते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको पूछे जाएंगे। कौन से? मध्य प्रदेश के जो परीक्षा होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें खास रूप से पूछे जाएंगे, क्योंकि उसके सिलेबस में मूल रूप से पाली भाषा के संबंध में वर्णन है, और ये बौद्धों के भाषा के संबंध में आपको सिलेबस पाठ्यक्रम में है, तो आपको पढ़ना होगा। तो बौद्ध निकाय के ग्रंथ 15 ग्रंथ। कितने ग्रंथ हैं? खुदक निकाय के कितने? खुदक निकाय कितने ग्रंथ है? 15 ग्रंथ है। खुदक पाठ, धम्मपाद, उदान, इतिवृत्तक, सूतनिपात, विम्नावृत्त, पेतवृत्तु,
थेरेगा, थोड़ीगाथ, जातक, निदेश। इतना नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन 15 सिर्फ याद कर लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। आगे चले। विनय पिटक में बुद्ध के उन शिक्षाओं का संकलन, विनय पिटक किसमें, विनय पिटक ग्रंथ में बताया जाता है कि उनके विनय पिटक में बुद्ध के उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दिया था। कोई भी जैसे अभी भारत में कई संघ चलते हैं, जैसे आरएसएस संघ है, तो इस प्रकार से कई संघ हैं जो चल रहे हैं। तो उसी समय बौद्ध का जो संघ चल रहा था, उसको संघ को चलाने के लिए विनय पिटक नाम के ग्रंथ की रचना किए। तो शिक्षाओं का उसमें क्या था, उनके बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन था। क्या था, बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन था। इसमें कौन कौन आते हैं, महावगग, चुलवगग, पाचित्य, पारिजिक और परिवार। इस प्रकार से कहते हैं 5 थे। तो अभिधम पिटक, अब देखते हैं अभिधम पिटक में चित्त चैतसिक आदि धर्मों का, किसका, चित्त चैतसिक आदि धर्मों के विशाल विश्लेषण किया गया है। जिसका चित्त चैतसिक आदि धर्मों का विशाल विश्लेषण किया गया। सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही क्या किया गया, अभिधम पिटक, किसका, अभिधम, सुत्त पिटक के उपदिष्ट सिद्धांत के आधार पर, सुत्त पिटक का जो क्या था सिद्धांत था, उसी के आधार पर क्या हुआ, अभिधम पिटक का विकास हुआ है। अभिधम पिटक में 7 ग्रंथ है। कितने ग्रंथ हैं, 7 ग्रंथ है। कौन कौन, धम्मशंगनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल, पंजित, कथा वृथु, यमक और पट्टान। तो आपको याद करना है कि अभिधम पिटक में कितने ग्रंथ हैं, तो 7 ग्रंथ है। सिर्फ कितने हैं, 7 ग्रंथ है। पाली के त्रिपिटक, पाली क्या कर रहा है, पाली के त्रिपिटक साहित्य, पाली के साहित्य के अलावा अटकथा साहित्य क्या मिलता है, पाली में त्रिपिटक कथा साहित्य के अलावा क्या मिलता है, अटकथा साहित्य भी मिलता है। इसको मिलंदो पंजो, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली के प्रचार न केवल उत्तर भारत में था, अपितु बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों तक विस्तार था। कहाँ तक था, इन ग्रंथों से क्या पता चलता है कि पाली का प्रचार केवल उत्तर भारत में न था, अपितु बर्मा में भी था, लंका में भी, तिब्बत, चीन आदि देशों में भी विस्तार था। अटकथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्ध घोष कौन थे, अटकथा साहित्य के प्रणेता कौन थे, आचार्य बुद्ध घोष, जिनका समय इनके 5वीं शताब्दी का निश्चय किया था। क्या कहा जाता है, 5वीं शताब्दी के ये विद्वान थे। बुद्ध घोष कृत विशुद्धि मार्ग को बौद्ध सिद्धांत का कोश भी कहा जाता है। विशुद्धि मार्ग को क्या जाता है, विशुद्धि मार्ग को बौद्ध सिद्धांत का कोश भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव के स्वरूप में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे कि बौद्ध सिद्धांत के कोश किसे कहा जाता है, तो बुद्ध घोष कृत विशुद्धि मार्ग को, किसको, विशुद्धि मार्ग को क्या कहा जाता है, बौद्ध सिद्धांत को कोश कहा जाता है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से हैं, कच्चन व्याकरण, मुगलान व्याकरण तथा सिद्धनीति व्याकरण। कौन कौन मिलते हैं, पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ कौन कौन मिलते हैं। व्याकरण के बिना तो कोई साहित्य निर्माण हो ही नहीं सकता, तो शुद्ध लिखने पढ़ने के लिए जानते ही होंगे। तो कच्चन व्याकरण, मुगलन व्याकरण और सिद्धनीति व्याकरण। कच्चन व्याकरण के 7वीं सदी, कच्चन व्याकरण का समय कितना बताया जाता है, 7वीं सदी का ये ग्रंथ है। कौन सा, कच्चन व्याकरण, जिसके रचयिता कौन है, महाकच्यायन माने जाते हैं। कच्यायन व्याकरण को कच्यायन गंध या सुसिंधी कपप भी कहा जाता है। कहा जाता है व्याकरण को कच्यायन गंध या सुसंधि कपप भी कहा जाता है। कच्यायन व्याकरण के 4 कण कौन कौन है, देखते हैं। 4 कप कौन कौन से हैं, संधि कप, नाम कप, आख्यात कप तथा किबंधा कप। तो इसमें कितने 23 परिच्छेद हैं और 675 सूत्र। कच्यायन व्याकरण में कितने 23 परिच्छेद हैं और 675 सूत्र हैं। अब आएंगे मुगलान व्याकरण। मुगलान व्याकरण के रचयिता कौन है, मुगलान, नाम से पता चलता है कि मुगलान व्याकरण कच्यायन व्याकरण के नाम से। तो उन्होंने भी इस वृत्ति पर पंचिका लिखी। क्या लिखी, पंचिका लिखी। मुगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थुपाराम बिहार में रहते थे। मुगलान कहाँ थे, श्रीलंका के
अनुराधपुर के थुपाराम बिहार में रहते थे तथा वे अपने समय के संगराज थे। क्या थे? अपने समय के संगराज थे। मोगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता से सर्वश्रेष्ठ व्याकरण क्या है? मोगलान व्याकरण पाली भाषा का व्याकरण है जो पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। क्या? पूर्णता और गंभीरता में क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याकरण। इसमें कितने 817 सूत्र है। कितने? 817 सूत्र हैं। देखिए सदनीति व्याकरण की रचना कब हुआ? 1154 ईस्वी में हुआ, सब पूर्व होगा। ठीक है, तो इसका रचयिता कौन है? वर्मा भिक्षु अगवंश थे। ये अगपंडित तृतीय भी कहलाते थे। क्या कहलाते हैं? अगपंडित तृतीय भी कहलाते थे। सदनीति व्याकरण 3 भाग हैं, पदमाला, धातुमाला और सूतमाला। सदनीति व्याकरण कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, पदमाला, धातुमाला और सूतमाला। इसमें 27 कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय हैं। तो कितने अध्याय? 27 अध्याय है और 1391 सूत्र है। कितने सूत्र हैं? 1391 सूत्र है। विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द के उत्पत्ति के निम्नलिखित ढंग से बताए गए। देखिए क्या क्या बताया गया है पाली शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में क्या क्या मान्यता है। विधुशेखर जी क्या मानते हैं? आचार्य विधुशेखर जी मानते हैं कि पंक्ति से बने हैं। पाली भाषा का पहले प्रकाश कैसे हुआ? पंक्ति से पत्ती बने, पत्ती से पट्टी बने, पट्टी से पल्ली बने, पल्ली से क्या बने? पाली का विकास हुआ है। मैक्स वालेसर क्या मानते हैं? मैक्स वालेसर मानते हैं कि पाटिल किससे बने हैं? पाटिल पुत्र से क्या बने हैं? पाली भाषा का विकास हुआ है। भिक्षु जगदीश काश्यप मानते हैं क्या? पर्याय से पलियाय बना है, पलियाय से पालियाय बना है, पालियाय से पाली का विकास हुआ है। सभी विद्वानों का अपने अपनी मान्यता है। भंडारकर व वाकर नागल मानते हैं कि प्राकृत से पाकट बना है, पाकट से पाठ बना है, पाठ से पाउल बना है और पाउल से क्या बना है? पाली का विकास हुआ है। भिक्षु सिद्धार्थ जी का मान्यता क्या है? कहते हैं पाठ से पाठ बना है, पाठ से पाठी बना है, पाठी से क्या है? पाली का विकास हुआ है। कौशंबी विद्वानों का मान्यता क्या है? कि पाल से क्या बना है? पाली का विकास हुआ है। उदयनारायण तिवारी देखिए उदयनारायण तिवारी क्या मानते हैं? उदयनारायण तिवारी मानते हैं क्या? पांजी से पांजी प्लस ल, पा जोड़ न जी नी जोड़ ली से बना क्या बना है? पाली का विकास हुआ है। पाली भाषा के प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफी प्रदेश को भी लेकर मतभेद है। क्या मतभेद है? तो विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित पाली भाषा का प्रदेश निम्नांकित मानते हैं। कोई लोग क्या मानते हैं? श्रीलंकाई मानते हैं। क्या मानते हैं? श्रीलंकाई, बौद्ध और चाइल्डर्स क्या मानते हैं? मगध की भाषा है। श्रीलंकाई, बौद्ध और चाइल्डर्स जहाँ श्रीलंका के लोग जो रहते हैं उन लोगों का मानते हैं क्या? मगध से हुआ है। अब क्या? वेस्टरगार्ड एंड स्टेनकोना क्या मानते हैं? कि उज्जैनी विंध्य प्रदेश से मानते हैं। ग्रियर्सन व राहुल क्या मानते हैं? मगध से मानते हैं। इनकी मान्यता पर ज्यादा हस्तक्षेप होना चाहिए क्योंकि ये भारतीय हैं। राहुल संकीर्तन तो ब्रिटिश थे। तो उसका क्या? ओल्डन वर्ग क्या मानते हैं? कलिंग को मानते हैं। ओल्डन वर्ग कहाँ से मानते हैं? कलिंग का है। और रीज डेविडन क्या मानते हैं? कि कौशल से हुआ है। क्या है? कौशल से विकास हुआ है। सुनीति कुमार चटर्जी क्या मानते हैं? मध्य देश की बोली। क्या है? मध्य देश की बोली। इनका भी तर्क जो कुछ हद तक सही है। देवेंद्र नाथ शर्मा भी मानते हैं क्या? मथुरा के आसपास के भूभाग, इनका भी तर्क। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ लिए जाएंगे कि मध्य देश पाली भाषा का विकास मध्य देश के मूल रूप से बोली है पाली भाषा प्रदेश है ना। मूल रूप से क्या है? मथुरा मध्य देश की बोली है। कौन विद्वान मानते? सुनीति कुमार चटर्जी मानते हैं। मथुरा के आसपास के भूभाग को चित्र किसने माना है? देवेंद्र नाथ शर्मा ने माना। उदय नारायण तिवारी क्या मानते हैं? मध्य देश की बोली मानते। क्या मानते हैं? मध्य देश की बोली मानते हैं। ये सब विद्वानों की मान्यता है। सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश किसको माना है? मध्य प्रदेश की बोली को माना है। पाली मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश तो मूल रूप से पूछा जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं जो लोग, तो उन लोगों के लिए
थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं तो देख लेते हैं क्या कि पाली का मध्यकालीन आर्य भाषा के प्रथम अवस्था देख लेते हैं। तो पाली शब्द की उत्पत्ति विद्वानों को अलग अलग शब्दों से माने हैं। क्या माने हैं? पाली शब्द की उत्पत्ति अलग अलग शब्दों से माने हैं। पल्ली से पाली शब्द की उत्पत्ति, पल्ली का अर्थ क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ये क्या मानते हैं? पल्ली का अर्थ क्या मानते हैं? ग्राम। इस प्रकार से पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। क्या होगा? ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। क्या मानते हैं? प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उनके अनुसार से प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटिल, कुछ लोग क्या मानते हैं? पाटिल से पाटलिपुत्र से माने जाते हैं। इस संदर्भ में पाली का अर्थ क्या हुआ? मगध की भाषा हुआ। पाली शब्द का एक संबंध पंक्ति से भी माना गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? बुद्ध का वचन। क्या? बुद्ध का वचनों को जो पंक्ति प्रयुक्त की गई उनके लिए पाली भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाला या रक्षा करने वाले को भाषा मानते हैं। इस प्रकार से विद्वानों के अलग अलग मान्यता है पाली संबंध में। उसका भाषा के संबंध में विद्वानों की मान्यता देखिए क्या क्या है। आचार्य विदुशेखर क्या मानते हैं? पंक्ति से मानते हैं। पंक्ति, पत्ती, पट्टी, पल्ली और पाली बना है। मैक्स वालसरमन मानते हैं पाटली, पाटलिपुत्र से पाली का भी हुआ है। भिक्षु जो पढ़े हैं, जगदीश कश्यप का भी पढ़े हैं विचार, भंडाकर वाकर का भी पढ़े हैं, भिक्षु सिद्धार्थ का भी पढ़े हैं, कौशंबी का भी पढ़े, तो निरंतर तिवारी का भी पढ़े। इस प्रकार से हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे चले तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, ये सब है, ये सभी पढ़ सके हैं। सूत पिटक बौद्ध का उपदेशों का संग्रह है। जो इसके कितने निकाय हैं? अंगुत्तर 5 निकाय माने जाते हैं, जैसे खुदक निकाय, दिग् निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। विनय पिटक ग्रंथ जिसको संघ संचालन के लिए प्रयोग किया जाता था मुख्य रूप से, जिसमें कौन कौन आ जाते हैं? मावगग आ जाते हैं, चुलवगग आ जाते हैं, पिताचे पारिजिक परिवार आ जाते हैं। अभिधम पिटक जो धर्मों का विषाद विश्लेषण किया था, उसमें धर्मों का विषाद विश्लेषण किसमें मिलता है? तो अभिधम पिटक में। किसमें आते हैं? अभिधम पिटक में। अब पाली भाषा के संबंध में विद्वानों की कीर्ति क्या क्या है देखिए। तो पढ़े हैं अटकथा साहित्य के रचयिता कौन है? आचार्य बुद्ध घोष से, जो 5वीं सदी के ग्रंथ है। विशुद्धि मगग के रचयिता कौन है? आचार्य बुद्ध घोष हैं, जो 5वीं सदी के ग्रंथ है। ये भी कच्चायन व्याकरण के रचयिता कौन है? महाकच्यायन, जो 7वीं सदी ग्रंथ है। मोगलान व्याकरण कौन को है? मोगलान है जो 1817 उसमें क्या है? इसका रचना काल नहीं दिया गया है। 1817 सूत्रों का वर्णन मिलता है इसमें। सद्यनीति व्याकरण को कौन है? अगगवंश है, जो कि 1854 में रचना किए थे, जो 27 अध्याय और 1341 सूत्र है। कितने? 27 अध्याय और 1341 सूत्र है। विशुद्धि मार्ग को बौद्ध सिद्धांत का कोश भी कहा जाता है, ये भी पिछले में पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ेंगे, देखिए आगे क्या क्या है। कहते हैं कि इसे सुसिंधी कप या कच्चान गंध भी कहा जाता है। कि विशुद्धि मार्ग क्या है? सुसिंधी कप या कच्चान गंध भी कहा जाता है। इसे पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण माना जाता है। पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है? विशुद्धि मार्ग को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। विशेषता से पहले कुल मिलाकर स्पष्ट होता है कि पाली भाषा मध्य प्रदेश के बोली, पाली भाषा को मध्य प्रदेश की बोली को स्वीकार। पाली भाषा मूल रूप से क्या है? मध्य प्रदेश की बोली है। पाली का वर्ण संघटक और ध्वनिया। पाली के प्रसिद्ध व्याकरणिक कच्चायन व्याकरण शुद्ध विद्वान है ना। कच्चायन के अनुसार पाली के 41 ध्वनियाँ, कितनी ध्वनियाँ हैं पाली में? कितने? 41 ध्वनियाँ हैं। तथा मुगलान के अनुसार कितने? कुल 43 ध्वनियाँ हैं। ठीक। कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर है। कच्चायन के अनुसार क्या है? पाली में कितने स्वर हैं? 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। कितने? 8 स्वर है और 33 व्यंजन है। मुगलान के अनुसार से 10 स्वर है और 33। विद्वानों के अलग मान्यता। पूछ लेगा आपसे परीक्षा में क्या कि कच्चायन के अनुसार से पाली में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। और या तो यह भी पूछ सकता है आपसे कि मुगलान के अनुसार से कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। पाली में वर्णों को वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। देखिए क्या है? अ ई उ ए औ, आ ई उ ए ओ। व्यंजन इस प्रकार से है क ख ग घ, जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यही था कि
ये रहा। अब आगे देखते हैं। क्या विशेषता है इसका। अनुस्वार जो होता है पाली में स्वतंत्र ध्वनि क्या है, पाली अनुस्वार क्या है, पाली में स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे पाली व्याकरण में निगहित नाम से अभिहित किया जाता है। उसको बिंदु निगहित क्या बोलते हैं, बिंदु निगहित कहते हैं। टर्नर के अनुसार से पाली में वैदिक की भांति ही संगीतात्मक व बलात्मक दोनों स्वरघात थी। किसके अनुसार से, टर्नर के अनुसार। टर्नर के अनुसार से बोलते हैं कि पाली में वैदिक भांति, वैदिक के ही भांति क्या था, संगीतात्मक थे, बलात्मक थी। लेकिन ग्रेसन और तथा भोलानाथ तिवारी क्या मानते हैं कि पाली में बलात्मक स्वरघात केवल क्या मानते, बलात्मक स्वरघात मानते, जबकि जूल बलाक किसी भी स्वरघात को नहीं स्वीकार करते हैं। यानी ग्रियसन जो थे विद्वान हैं, जॉर्ज ग्रियसन जो, और भोलानाथ तिवारी क्या मानते हैं कि इसमें बलात्मक और स्वरघात मानते हैं, जबकि जूल क्या मानते हैं, जूल बलाक क्या, तो स्वरघात नहीं स्वीकार करते हैं। पाली के 3 लिंग, पाली में कितने हैं, 3 लिंग 3 वचन तथा, देखो पाली में 3 लिंग 3 वचन 3 वाच्य हैं, 2 वचन है, 1 वचन और बहुवचन का प्रयोग मिलता है। पाली में द्विवचन नहीं होता, पाली में क्या होता है, द्विवचन नहीं होता है। पाली हलंत रहित है, पाली कैसा है, हलंत रहित है। इसमें 6 कारक, कितने कारक हैं, 6 कारक हैं, 8 लकार हैं, जिसमें 4 काल 4 भाव हैं तथा 8 गण युक्त भाषा है। क्या है, 8 गण युक्त भाषा है। प्रथम प्राकृत पाली के अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृति या शिलालेखी प्राकृति भी आता है। प्रथम प्राकृत पाली के अंतर्गत ही क्या आता है, अभिलेखी प्राकृति क्या आता है, अभिलेखी प्राकृति या शिलालेखी प्राकृति भी आता है। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसको क्या कर दिया गया, शिलालेखी प्राकृति भी हुई है। देखो क्या मिलता है, पाली भाषा के अधिकांश लेख क्या, इसमें शिला पे, पत्थर पे लिखा हुआ मिला, इसलिए उसको क्या शिलालेखी प्राकृति भी कहा जाता है इसको। देखिए इसमें वही बताए थे क्या, का चयन के अनुसार पाली 41 ध्वनियां हैं, 8 स्वर हैं तथा 33 व्यंजन हैं। मुगलान के अनुसार से कितने 43 ध्वनियां हैं और 43 टोटल 43 में 10 स्वर हैं और क्या है 33 व्यंजन हैं। हर्ष स्वर अ इ उ ए ओ और दीर्घ स्वर आ इ उ ए ऐ ओ, व्यंजन वर्ण दे वाय क ख ग प प ब भ च छ ज झ, यह नहीं होता है, अड़ नहीं होता है, यह नहीं होता, ट ड न त त द न प प ब ब म य र ल व व त ला व श ह। देख रहे हैं, संस्कृत का री और लिरी पाली में समाप्त हो गया है। क्या संस्कृत में क्या हो, संस्कृत का री और लिरी क्या हो गया, पाली में समाप्त हो गया है। तलाविश मूर्धन्य स और द्वंद स, तलाविश मूर्धन्य स का क्या हो गया, सिर्फ स हो गया। शिष्य का क्या हो गया, शिष्यो, क्या हो गया, शिष्यो। संयुक्त व्यंजन में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि संस्कृत की जटिलता का एक बड़ा कारण यह है कि सरलीकरण के प्रयास में संयुक्त व्यंजन के प्रति परिवर्तन होना स्वाभाविक था। क्या हो गया, संस्कृत में क्या हो गया था, बहुत जटिल शब्द होते थे, जिसको साधारण रूप में लाने के लिए क्या कर दिया, बहुत सारे शब्द को परिवर्तन कर दिया गया है। अब देखेंगे पाली व्याकरण की संरचना कैसा है। देखें पाली व्याकरण की संरचना, पाली में संस्कृत के नपुंसक लिंग को लोप होने लगा। क्या होने लगा, नपुंसक लिंग लोप होने लगा। पाली में संस्कृत के द्विवचन को भी लोप होने लगा। अधिकतर व्यंजनात् प्रतिपादक स्वरघात होने लगे। इन प्रक्रिया में अंतिम हलंत व्यंजन हटने लगा। इससे क्या होगा, स्वर जोड़ा जाने लगा। जगत, जगत का क्या हो गया, जग जोड़ राजन, जगत से क्या हो गया, जग हो गया, राजन से क्या हो गया, राज हो गया, चल से चल हो गया। विभक्तियों के और प्रासर्गों की जटिलता को दूर करने का प्रयास अन्य तरीका से भी हुआ। यानी कह सकते हैं कि अब भाषा जो हमेशा कठिनता से सरलता की ओर जाता है, वही प्रक्रिया चल रही थी। संस्कृत से पाली का विकास हो रहा था, तो संस्कृत में जटिलता था, उसको साधारण बनाने के लिए पाली का भाषा का प्रयोग किया गया, ताकि सभी लोग पढ़ लिख सके और बोल सके। पाली की क्रिया रचना में से ही हिंदी प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं का विकास प्रारंभ हो गया था। मतलब पाली के काल से ही पाली जिस प्रकार से भाषा में सुधारता हो, सरलीकरण जहाँ से स्टार्ट हुआ था, संस्कृत से ही, पाली से ही स्टार्ट हो गया था। जो संस्कृत से पाली में आया, जैसे सुधार हो, तो इसी प्रकार से हिंदी में भी आते हैं। तो हिंदी में बहुत सारा ऐसा हो गया, बहुत सारा बदलाव मिलता है आपको।
तो देखिए पाली की क्रिया की रचना से हिंदी में प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं का विकास होना प्रारंभ हो गया था, उसी समय से हो गया था। देखिए हिंदी का विकास संभवंती इस प्रकार से, हिंदी में विकास होता गया इस प्रकार से, हुआ का हुई के रूप में हिंदी का विकास हुआ। शब्दकोश प्रवृत्ति, पाली शब्द का संपदा मूल आधार स्वाभाविक रूप से तद्भव शब्द था। तद क्या है, मूल रूप से क्या है, तद्भव शब्द है। स्थानीय व देशज शब्दों का विकास तेजी से हुआ। यथा धन, जैसे यथा से धन, जिसको स्त्री बोलते हैं, बप से पिता से हो गया ढेकनी ढक्कन। इस प्रकार से धीरे धीरे भाषा का क्या हो गया, सरलीकरण होता चला गया और धीरे धीरे से विकास हुआ। तो धन्यवाद मित्रों। इस प्रकार से क्या है, हम लोग पढ़ लिए पाली भाषा के। पाली भाषा के मूल रूप से क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन विद्वानों की मान्यता है, इनका व्याकरण कैसा है, और विद्वानों के इनके संबंध में क्या क्या तथ्य हैं महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप उसे एक बार जरूर पढ़िएगा, 1-2 बार रिविजन कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या जो कमी भी रह जाए, कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे प्राकृत भाषा पर। और